गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। मैं हूं राजा राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। और हम लोग ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 और 2022 के लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। और आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर अर्थक्वेक्स को स्टार्ट करेंगे और प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे के पूरे 32 लेक्चर। और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो भी लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी हमने किया है वो सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे बता दूं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, जहां पे आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेज होंगे जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगी, यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन से जितने भी एजुकेटर हैं आप उन सभी की क्लासेस कर पाओगे। और सारे के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब है कि ठीक एकदम जिस तरह की डिमांड यूपीएससी की है उसी के पैटर्न पर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उससे कम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर। इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आप 100 प्लस टॉप एजुकेटर इन सभी की क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे। मृणाल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, इन सभी की क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। और आपको यूपीएससी कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर 15 अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर 5 अपकमिंग कोर्सेज हैं। 174 कोर्सेज यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये सारी क्लासेज आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यूपीएससी के पैटर्न पर, अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा। ठीक है, डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी और एक प्रॉपर प्लान के तहत आपका पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक साल की यहाँ पर फीस है 19,500। 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फाइनल फीस हो जाएगी 44,550। वहीं पे प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक पर्सनलाइज कोच दिया जाएगा, जो आपको डेली मेंस आंसर की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएगा। और आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी यहाँ पर मिलेगा। और आपका जो पूरा स्टडी है ये प्लान की जाएगी एक प्लानर के द्वारा, पर्सनलाइज कोच के द्वारा, जिससे आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। और आपकी तैयारी में जो भी लकुना है वो सारे के सारे लकुना आपका जो पर्सनलाइज कोच है उनको दूर करेगा। आपको आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत के बारे में बताएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आपकी पूरी तैयारी मॉनिटर की जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। और यहाँ पे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है 69,500। अगेन 10% स्टैंडर्ड डिस्काउंट जो आपको मिलेगा इस कोड के माध्यम से। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 62,550। और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आपको अटेम्प्ट कब देना है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, या फिर 36 महीने का। जब भी आपको अटेम्प्ट देना है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल फीस है 27,500। और यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट के बाद आपको फाइनल फीस 24,750 देनी पड़ेगी। अब सबसे मेन चीज है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट, यानी कि हर 14 दिन के अंदर यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट के माध्यम से अनअकैडमी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है कि आप लोग और ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि प्रीलिम्स अभी आ रहा है, ताकि आप लोगों को सफलता पाना आसान हो सके। तो होगा यहाँ पर क्या, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे और 13 कॉन्टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं, जिनको अनअकैडमी कॉम्बैट का नाम दिया गया है। आप इनके अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन भी करोगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो अनअकैडमी आपको मोटिवेट करने के लिए ये प्राइजेस भी देगा। अनअकैडमी वर्क करता है रिवार्ड और पनिशमेंट वाली स्ट्रेटेजी पर। पनिशमेंट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन रिवार्ड है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसके लिए आपको मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड दिया जाएगा। जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा उसको एप्पल मैकबुक एयर यहाँ पर मिलेगा। सेकंड पोजीशन वाले के लिए एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपोर्ट थर्ड के लिए, और टॉप 100 रैंकर्स के लिए 1000 के अमेजन वाउचर्स। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सारे रिवार्ड जीतने की। और यहाँ पर अनअकैडमी की मंशा यही है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सके और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अब देखो, जून 2021 के अंदर प्रीलिम्स होने वाला है 2021 का। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए चैंपियंस बैच लेकर आया है
और इस बैच के अंदर जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म के, वो सभी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये कोर्स बाइलिंगुअल होगा, यानी कि स्लाइड्स और जो भी नोट्स हैं ये आपके इंग्लिश के अंदर होंगे और बाकी टीचर आपको पढ़ाएगा हिंदी में, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाइनली मेरी सभी क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस मेरी होती हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ ये मेरा कोड है, इसके माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शंस पर। और आप सभी लोग मुझे इस टेलीग्राम आईडी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरी मेंटरशिप से आप जुड़ सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या समझा है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहर की परत है, पृथ्वी की सबसे बाहर की परत ये सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, चट्टानों से बनी हुई है पृथ्वी की सबसे बाहर की परत, ये सॉलिड है, सॉलिड क्रस्ट है, सॉलिड परत है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। फिर इसके बाद पृथ्वी की दूसरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, और फिर है पृथ्वी की कोर। तो पृथ्वी को 3 भागों के अंदर हमने डिवाइड किया है, और सबसे बाहर की जो पृथ्वी की सतह है, एक छोटी सी एक पतली सी परत है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये बनी हुई है चट्टानों से, ठीक है। पृथ्वी के स्ट्रक्चर है, पृथ्वी को हमने 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया, और फिर हमने आपको बताया कि पृथ्वी की जो सबसे बाहर की क्रस्ट है, पृथ्वी की सबसे बाहर की क्रस्ट, अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लें पृथ्वी का, एक पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन अगर हम यहाँ पर बना लें, तो सबसे बाहर की क्रस्ट कुछ लोकेशन पर ये मोटी है और कुछ लोकेशन पर ये पतली है, ठीक है। बाहर वाली कवरिंग जो भी दिखाई थी, कुछ लोकेशन पर ये मोटी है, कुछ लोकेशन पर पतली है, और जहां पर ये पतली है यहां पर है हमारे ओशियंस, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जहां पर क्रस्ट मोटी है यहां पर तो है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप है यहाँ पर, और जहां पर डिप्रेशन है यानी कि क्रस्ट हमारी पतली है, इधर है हमारे ओशियंस, यहाँ पर है हमारे ओशियंस। डिप्रेशन वाली जगह पर पानी भरा हुआ है, वहीं पर है हमारे ओशियंस। तो पृथ्वी की यह सबसे आउटर मोस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर हमारी मेंटल, और उसके बाद है हमारी कोर। अब मेंटल को भी हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, मेंटल के भी कुछ पोर्शन है। मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो मेंटल का है, ये हमारा सॉलिड है, ये भी चट्टानों से ही बना हुआ है, एकदम सॉलिड है। और फिर मेंटल के नीचे एक छोटी सी लेयर है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। मेंटल के अंदर जो दूसरी लेयर है वो है एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो चट्टाने हैं वो मेल्टेड हैं, यहाँ पे चट्टाने पिघली हुई फॉर्म के अंदर हैं। एस्थेनोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इस जोन के अंदर जो मेंटल की ही जोन है, यहाँ पर टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस का रहता है, और उसकी वजह से जितनी भी चट्टाने हैं यहाँ पर मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट हैं। हाई टेम्परेचर के कारण जो चट्टाने हैं वो पिघल गई, ठीक है, जो चट्टाने पिघल गई, मोल्टन रॉक्स यहाँ पर हैं, और साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पर मैग्मा की फॉर्मेशन होती है। पृथ्वी का जो मैग्मा चैम्बर है वो है एस्थेनोस्फीयर, इस लेयर का क्या नाम है, ये है एस्थेनोस्फीयर, और ये मेंटल का ही एक पार्ट है, ये मेंटल का ही एक पार्ट है। सबसे बाहर की परत क्रस्ट, फिर उसके जो ऊपर है थोड़ा सा मेंटल का सॉलिड पोर्शन है, और इन दोनों चीजों को मिलाकर कंबाइंड हम इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये है पृथ्वी की लिथोस्फीयर, जो मैंने क्रॉस बनाया है। तो लिथोस्फीयर किस चीज से बनी है, क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर है, जो आउटर मोस्ट शेल है पृथ्वी की, ये कई जगहों पर टूटी हुई है, ठीक है, ये कई जगहों पर टूटी हुई है। और सबसे नीचे फिर हो जाएगा सॉलिड मेंटल, यहाँ पे फिर से सॉलिड मेंटल है, इसके ऊपर एस्थेनोस्फीयर, और फिर इसके ऊपर मेंटल का थोड़ा सा और सॉलिड पोर्शन, और क्रस्ट को मिलाकर, इन दोनों हिस्सों को मिलाकर हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये है हमारे अर्थ के इंटीरियर का बेसिक। अब जो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर पृथ्वी की जो आउटरमोस्ट शेल है, ये कई भागों के अंदर टूटी हुई है, कई लोकेशंस पर ये टूटी हुई है, और टूटे हुए पोर्शंस को, इन पीसेस को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और इन्हीं प्लेट्स, दो प्लेट की बाउंड्री के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम बोल रहे हैं प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन, और इसी से होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है
वो इन्हीं प्लेटों की मूवमेंट की वजह से है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हम कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो आउटर मोस्ट शेल है ये कई पार्ट्स में टूटी हुई है, मेजर और माइनर प्लेट्स के अंदर टूटी हुई है, और ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर के अंदर क्या है, मोल्टन रॉक्स, तो ये प्लेट्स मोल्टन रॉक्स के ऊपर मूव करती रहती हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो जस्टिफाइड है कि महाद्वीप मूव कर सकते हैं, ये प्लेट्स मूव कर सकती हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, जिसको हम प्लास्टिक लेयर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जितनी भी वोल्केनिक एक्टिविटी है, अर्थक्वेक या फिर माउंटेन बिल्डिंग, जितने भी प्रोसेसेस हैं, ओशियन ट्रेंचेस, ये सभी इन्हीं प्लेट्स की बाउंड्री पर होते हैं, और उन्हीं प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन को हम आज पढ़ रहे हैं। तो 3 तरह का प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन होगा, तो आज की क्लास में वही हमको देखना है। अब देखो, पूरी जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट शेल है, क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, जिसको लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, तो इसी लिथोस्फीयर को कई प्लेट्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। ये है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी कि पृथ्वी की लिथोस्फीयर का एक हिस्सा। ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट, पृथ्वी की लिथोस्फीयर का एक हिस्सा ये भी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दो प्लेट्स के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन है, उसी को हम बोल रहे हैं प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट, तो इन दो प्लेट के बीच में एक टकराव है, एक इंटरेक्शन है। अभी हम देखेंगे कि प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन किस तरह का हो सकता है। ये प्लेटें आपस में टकरा सकती हैं, या फिर ये प्लेटें दूर भी जा सकती हैं एक दूसरे से, या फिर ये प्लेटें साइडवेज एक दूसरे से रगड़ सकती हैं। तो एक एक करके हम ये सारे एग्जाम्पल देखेंगे। समझ में आया भाई? दो प्लेट हैं, या तो उनके बीच में टकराव हो सकता है, या फिर वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, ड्रिफ्ट कर सकती हैं एक दूसरे से, या फिर ये एक दूसरे के साइडवेज घिसटती हुई मूव कर सकती हैं। तो ये 3 तरह के ही हमारे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन है। पहला है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, जिसमें दो प्लेटों के बीच में टकराव है, और दो प्लेट के बीच की इस तरह की बाउंड्री को हम बोलते हैं सम्मिलन सीमा। जहां पर दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं, दो प्लेट जहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, वो है सम्मिलन सीमा या फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री। वह सीमा होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, सम्मिलन सीमा वह सीमा होती है जहां पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के दो भौगोलिक तख्ते यानी कि प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं या आपस में घिसते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। और कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर दो प्लेटों के बीच में टकराव है। जब भी दो प्लेट टकरा रही हैं, अगर उनमें से एक प्लेट भी ओशियनिक प्लेट है, दो प्लेटों के बीच में टकराव है और इनमें से एक प्लेट भी अगर ओशियनिक प्लेट है, और दूसरी प्लेट हमारी कुछ भी हो सकती है, सेकंड प्लेट हमारी चाहे ओशियनिक प्लेट हो या फिर वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, तो इस केस में हमेशा ही सबडक्शन हो जाएगा। इस केस में हमेशा ही सबडक्शन होगा। सबडक्शन का क्या मतलब है कि एक प्लेट जमीन के अंदर घुस जाएगी, एक प्लेट जो है पृथ्वी के इंटीरियर में चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं सबडक्शन। तो जब भी दो प्लेट के बीच में टकराव है और उनमें से अगर एक प्लेट हमारी ओशियनिक प्लेट है, तो वो ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाएगी। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओशियनिक प्लेट की जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है। जो ओशियनिक प्लेट का घनत्व है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं पे कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप सभी जानते हो कि ओशियनिक प्लेट का घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है, ओशियनिक क्रस्ट का घनत्व ज्यादा होता है, तो वो भारी होगी, और जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा है वो प्लेट सबडक्ट कर जाएगी। अगर दो प्लेट के बीच में टकराव है तो भारी वाली नीचे चली जाएगी, जमीन के अंदर घुस जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये हमारी ओशियनिक प्लेट है और यहाँ पर टकराव है इसका दूसरी प्लेट के साथ में, ये अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशियनिक प्लेट जमीन के अंदर नीचे चली जाएगी। इस टकराव की वजह से वो जमीन के अंदर नीचे चली जाएगी, और नीचे जाके फिर यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर के अंदर जाकर, मेंटल के अंदर जाकर ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रूल क्या याद रखना है कि यार जब भी दो प्लेट के बीच में टकराव है और उनमें से एक प्लेट अगर ओशियन की प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, तो वो हमेशा सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, कन्वर्जेंट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सबडक्शन जोन्स व्हेन वन ऑफ द कोलाइडिंग प्लेट इज एन ओशियनिक प्लेट। जब भी एक प्लेट, टकराव होने वाली प्लेट में से एक प्लेट अगर ओशियनिक प्लेट है तो वो सबडक्ट कर जाएगी, और सबडक्ट होने की वजह से वहां पर सबडक्शन जोन बनेगी। तो यहां पर एक गहर हो जाएगी, उसी को हम बोल रहे हैं सबडक्शन जोन। तो हमेशा ही रूल यही है, रूल आपको क्या याद रखना है
कि जो भी डेंसर प्लेट होगी वो हमेशा सिंक कर जाएगी, मतलब वो जमीन के अंदर नीचे चली जाएगी। लेस डेंस जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रहेगी और जो डेंसर प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री भी हमारी तीन तरह की हो सकती है, या तो ओशन और ओशन की प्लेट के बीच में टकराव हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि कॉन्टिनेंट और ओशन की प्लेट में टकराव हो सकता है। और तीसरी चीज है कि कॉन्टिनेंट की प्लेट और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी टकराव हो सकता है। तो ये तीन तरह के टकराव हमारे संभव हैं। अब हम बात करते हैं ओशनिक और ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस के अंदर क्या होगा। रूल क्या बताया था कि जब भी दो टकराने वाली प्लेटों में से एक भी ओशन की प्लेट है तो उसमें से एक प्लेट सबडक्ट कर जाएगी। इसी वजह से यहां पर फॉर्म होंगी आइलैंड आर्क्स। अभी बताऊंगा कैसे। ओशनिक ट्रेंचेस, वो सभी ओशन और ओशन की प्लेट के टकराव की वजह से ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ओशन ट्रेंचेस और आइलैंड आर्क बनेंगी जब दोनों ही जो टकराने वाली प्लेट्स हैं वो ओशनिक प्लेट्स हैं। जो दोनों ही टकराने वाली प्लेट्स हैं वो दोनों ही अगर ओशनिक प्लेट्स हैं तो एक प्लेट सबडक्ट कर जाएगी, इसकी वजह से आइलैंड्स बनेंगे, ओशनिक ट्रेंचेस बनेंगी और यहाँ पर सबमरीन वोल्केनोज भी होंगे। तो अभी इसको फिगर के माध्यम से देखो, यहाँ से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये पूरा का पूरा हमारा ओशन है, यहाँ पर एक ये ओशनिक प्लेट और दूसरी ये भी हमारी ओशनिक प्लेट, तो इनके बीच में यहाँ पर टकराव हो रहा है। ठीक है, इन दो प्लेट्स के बीच में टकराव हो रहा है और एक प्लेट हमेशा ही जब भी एक ओशनिक प्लेट इन्वॉल्व होगी तो एक प्लेट जमीन के अंदर नीचे चली जाएगी। जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, हल्के वाली ऊपर रहेगी। तो एक प्लेट हमारी सबडक्ट कर गई और इसी को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। अब यहां पर ध्यान दो, इस एरिया के अंदर हो गई है गहर, इसी को हम बोल रहे हैं ट्रेंच। इसी को हम बोल रहे हैं ट्रेंच। ठीक है, और ट्रेंच क्या होती है? ट्रेंच इज डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ट्रेंच क्या होता है? डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। और जो ट्रेंचेस होते हैं ये 8 से 10 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। फिगर के अंदर इतना हम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर ओशन के अंदर थोड़ी सी गहर है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेंच। और ट्रेंच कैसी है? ट्रेंच 8 से 10 किलोमीटर तक ये हिस्सा समुद्र में गहरा हो सकता है और इनको हम बोलते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो दो प्लेट्स के बीच में टकराव है और एक प्लेट जब भी नीचे चली जाएगी यानी कि सबडक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। और जहां पर भी सबडक्शन होगा वहां पर एक ट्रेंच बन जाएगी। ट्रेंच का मतलब है वो हिस्सा थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। कितना गहरा हो जाता है? 8 से 10 किलोमीटर तक ये गहरा हो जाता है। अब यहीं पर जब दूसरी प्लेट एक प्लेट के नीचे जा रही है तो इस प्लेट के नीचे जाने की वजह से इस प्लेट के अंदर यहां पर देखो इसके अंदर रप्चर्स आ जाएंगे। रप्चर्स आ जाएंगे या फिर क्रैक्स आ जाएंगे। ये समझना आपके लिए काफी आसान होगा, इसमें क्रैक्स भी आ जाएंगे या फिर रप्चर्स आ जाएंगे। एक प्लेट फोर्स से दूसरी के नीचे जा रही है तो इसके अंदर कुछ क्रैक आ जाएंगे, कुछ रप्चर्स आ जाएंगे और इन्हीं क्रैक्स के थ्रू एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाएंगे। ठीक है, ये लावा जब ओशन क्रस्ट को ओशन क्रस्ट को तोड़ता हुआ बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक वोल्केनो बन जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन होंगे। तो नीचे से लावा बाहर आएगा, ओशन में आकर वो लावा सॉलिडिफाई होगा, ठंडा होने के बाद जम जाएगा, तो यहाँ पर चट्टानें बनने स्टार्ट हो जाएंगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वोल्केनो ओशन सरफेस से बाहर तक भी आ जाता है। ठीक है, ओशन सरफेस से बाहर तक भी आ जाएगा और इसी मटेरियल के सॉलिडिफाई होने की वजह से जब भी मटेरियल जमता हुआ समुद्र की सतह से ऊपर आ जाएगा तो इसी की वजह से आइलैंड्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आइलैंड आर्क। बात समझ में आई? आइलैंड आर्क कैसे बन रही है? अब जितने भी हम पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड देखते हैं जैसे फिजी, टोंगा और जापान के आसपास के मारियाना ट्रेंच के आसपास के जो भी आइलैंड्स हैं, तो ये सभी वोल्केनिक आर्क से बने हैं। ये सभी किससे बने हैं? वोल्केनिक मटेरियल से बने हैं। यहाँ पर इसको समझ सकते हो, ये जापान ट्रेंच, ट्रेंच कब बनेगी? जब एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है। तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर रही है जापान की कोस्ट पे, यहाँ पे बन गई जापान ट्रेंच। क्यूरिल के आइलैंड है, क्यूरिल ट्रेंच। तो जितने भी आइलैंड्स हमारे यहाँ पर हैं जैसे फिजी और टोंगा के जो आइलैंड्स हैं ये सभी वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। नीचे से वोल्केनो इरप्ट हो के लावा जमता रहा और लावा के जमने की वजह से, सॉलिडिफाई होने की वजह से चट्टानी बनी।
ये चट्टानें समुद्र के लेवल से ऊपर तक आ जाती हैं, इसकी वजह से बन जाते हैं हमारे वोल्केनिक आइलैंड। और इन्हीं की वजह से जो आइलैंड आर्क हैं, जैसे ये जावा और सुमात्रा के आइलैंड एक आर्क की फॉर्म में बने हुए हैं, ये सभी वोल्केनिक आइलैंड हैं, सभी लावा के सॉलिडिफाई होने की वजह से बने हैं। ठीक है, ऐसे ये देखो एल्यूशन आइलैंड्स, एल्यूशन आइलैंड्स ये भी एक ट्रेंच के पास में है, यहाँ पे ओशियन ट्रेंच है, यानी कि एक प्लेट सबडक्ट कर रही है। तो ये सभी के सभी जो आइलैंड बने हैं ये वोल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं, ये सभी के सभी आइलैंड इसी प्रोसेस से बने हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ओशियनिक और ओशियन प्लेट के बीच में जो कन्वर्जेंस होगी, यहाँ पर आइलैंड आर्क बनेंगी, ओशियनिक ट्रेंचेस बनेंगी। ओके, और यहाँ पर सबमरीन वोल्केनोज भी होंगे, सबमरीन वोल्केनोज भी यहाँ पर होंगे। तो यही चीज हमको देखने को मिल रही है इन सभी जगहों पर, क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, बोनिन ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच ये सबसे गहरी ट्रेंच है, जो सबसे, और चैलेंजर डीप, ये डीपेस्ट पार्ट है ओशन का। इसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर की है, इसकी गहराई 11 किलोमीटर की है। ऐसे यहाँ पर एल्यूशियन ट्रेंच, और ट्रेंच के साथ में एक आइलैंड आर्क भी हमारी बनी हुई है। तो ये ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट की सबडक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओशन और ओशन की प्लेट के बीच में टकराव है, और उसकी वजह से यहाँ पर ट्रेंच बनी, उसकी वजह से एक आइलैंड की आर्क बनी। ठीक है, यहाँ पे भी समुद्र है आप देख रहे हो, और इस साइड भी समुद्र है। तो ओशन और ओशन की प्लेट के बीच में टकराव होने की वजह से ये सारी चीजें बनती हैं, और ये सारे के सारे आइलैंड वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। अब दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो सकता है, एक प्लेट अगर कॉन्टिनेंटल है और एक प्लेट है ओशियनिक। रूल क्या कहता है, जब भी एक प्लेट ओशियनिक होगी तो वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा है, तो वो नीचे चली जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के। तो जो डेंसर प्लेट होगी, ये डेंस प्लेट कौन सी है, ओशियनिक प्लेट डेंसर है, ये सबडक्ट कर जाएगी, और इसकी वजह से एक माउंटेन रेंज फॉर्म होगी, कहां पर, कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के नीचे जा रही है। तो देखो यहां पर होगा क्या, ओशियनिक प्लेट हमारी सबडक्ट कर गई, और यहां पर है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहां पर हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और रप्चर्स की वजह से यहां पर हमारी एक माउंटेन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक माउंटेन रेंज हमारी फॉर्म हो जाएगी कॉन्टिनेंट के ऊपर, और यहाँ पर क्रैक्स भी आ जाएंगे इस प्लेट के अंदर, और इन्हीं क्रैक से लावा बाहर आएगा। तो एंडीज की जो माउंटेन रेंज है, जो एंडीज बने हुए हैं साउथ अमेरिका की प्लेट पर, साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पर, एंडीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन ओशियनिक नाजका प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। तो एक ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में टकराव है, इसी टकराव की वजह से यहाँ पर हमारे एंडीज माउंटेन जो हैं वो फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एंडीज माउंटेन यहाँ पर फॉर्म हुए हैं हमारे इसी टकराव की वजह से। तो इसको आप यहां से समझो। अब इधर हमारा है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इधर है ओशियनिक क्रस्ट, और यहाँ पर भी एक ट्रेंच बन जाएगी जिसको हम पेरू चिली ट्रेंच बोल रहे हैं। तो ओशियन क्रस्ट ने जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जाके टकराव किया, एक ओशियनिक प्लेट ने कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराव किया जाकर, तो इस टकराव के अंदर ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर गई, और जहां पर भी सबडक्शन होगा वहीं पर एक ट्रेंच भी बन जाएगी, और इसके सबडक्ट करने की वजह से वेस्टर्न कोस्ट पे साउथ अमेरिका की, यहां पर हमारे एंडीज माउंटेन रेंज बन गई, एंडीज माउंटेन रेंज बन गई, और एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर यहां पर वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। ठीक है, एंडीज के अंदर बहुत सारे वोल्केनोज हैं, जैसे कि माउंट चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, एटलस के अंदर जाके देखना इसकी लोकेशन, ठीक इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है। तो माउंट चिम्बोराजो ये बेसिकली एक वोल्केनो है, माउंट चिम्बोराजो एक वोल्केनो है, और यहाँ पर वोल्केनो किस वजह से बनेंगे, क्योंकि ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में टकराव है। इसको यहां से समझो, हमारी ओशियनिक प्लेट है, इसका टकराव हुआ कॉन्टिनेंटल प्लेट से, कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराव हुआ, तो जो ओशियनिक प्लेट है पूरी की पूरी लिथोस्फीयर ये सबडक्ट कर गई, सबडक्ट कर गई, तो यहाँ पर एक ट्रेंच बन गई, एक गहरा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंच बन जाएगी, और इस सबडक्शन की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर यहाँ पे कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, जिनके थ्रू फिर एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा एक माउंटेन सिस्टम बन गया। तो इसी तरीके से हमारे एंडीज बने हैं।
यहाँ पर पूरी एक वोल्केनिक आर्क बन जाएगी और ये जितने भी माउंटेन्स हैं वो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। अगर एंडीज की आप खुदाई करोगे तो वहां पर आपको सोलिडिफाइड लावा ही मिलने वाला है। तो बात समझ में आई। ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट के बीच में टकराव जब भी होगा, यहाँ पर सबडक्शन हो जाएगा, एक ट्रेंच बन जाएगी और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी बनेगी, जैसे कि हमारे जो एंडीज माउंटेन है इनकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो एंडीज किस वजह से बन रहे हैं? यहाँ पे नाजका प्लेट है। ये जो नाजका प्लेट ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी है? ओशन प्लेट टकरा रही है कॉन्टिनेंट की प्लेट से, ओशन प्लेट भारी है, वो चली जाएगी नीचे और भैया यहाँ पर बन जाएंगे हमारे एंडीज माउंटेन और एक सबडक्शन जोन भी होगी यहाँ पर, जिसको हमने क्या बोला? पेरू चिले ट्रेंच बन गई हमारी। ठीक है, तो इस जोन के अंदर यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव कर रही है, तो इस प्लेट के मूव करने की वजह से दूसरी प्लेट के नीचे जो पत्थर है, जितना भी रॉक स्ट्रक्चर है, क्या वो मूव नहीं करेगा? उसके हिलने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, उसके हिलने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं और क्लास के अंदर आगे हम अर्थक्वेक को अलग से डिस्कस करेंगे। और तीसरी तरह की कन्वर्जेंट बाउंड्री है जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट उनके बीच में ही टकराव होगा। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा जाएंगी और दोनों ही प्लेट कैसी हैं? सेम डेंसिटी की हैं, तो यहाँ पर सबडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में टकराव होगा वहां पर सबडक्शन नहीं होगा। बोथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे आर टू लाइट टू सबडक्ट, सो अ कॉन्टिनेंट कोलिजन यहाँ पे हो जाएगा और इसकी वजह से भी लार्ज माउंटेन रेंजेस फॉर्म होंगी। और सबसे इसका प्यारा एग्जांपल है अपने हिमालय। तो हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई? इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसका टकराव हुआ यूराशियन प्लेट से और इनके टकराव की वजह से जो क्रस्ट है वो बकल कर जाएगी, उसके अंदर फोल्ड पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो गए हिमालयास। यहाँ पर हमारे फोल्ड माउंटेन फॉर्म हो गए हिमालयास और हिमालयास बहुत ज्यादा हाइट तक जाते हैं। और ये किसकी वजह से बने हैं? जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेटों के बीच में टकराव है, उनके बीच में जब टकराव होगा तो जो क्रस्ट है वो बकल कर जाएगी और यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हमारी बन जाएंगी। ठीक है, एंडीज माउंटेन ये भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। दो प्लेटों के बीच में टकराव है तो क्रस्ट के अंदर उसके अंदर फोल्ड तो पड़ ही जाएंगे ना, वो थोड़ी सी बकल कर जाएगी। तो एंडीज भी हमारे फोल्ड माउंटेन है, हिमालयाज भी हमारे फोल्ड माउंटेन है और एंडीज के अंदर वोल्केनोस प्रेजेंट है और हिमालय के अंदर वोल्केनो प्रेजेंट नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है, हिमालय के अंदर वोल्केनो प्रेजेंट नहीं है, क्यों? कैसे एक्सप्लेन करोगे? भाई जब एंडीज के अंदर तुम्हारे वोल्केनो है, हिमालयाज के अंदर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर सबडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर सबडक्शन नहीं हो रहा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे नहीं घुस रही है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में नहीं जा रही। सबडक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये टकराव है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट का, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच का टकराव है, इसलिए यहाँ पर सबडक्शन नहीं हो रहा। दोनों ही कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होंगी, क्रस्ट होंगी, ये टू लाइट है, मतलब हल्की हैं कि इसमें से कोई भी सबडक्ट कर सके, पृथ्वी के इंटीरियर में जा सके। अब इसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो टकराव है इसमें सबडक्शन नहीं होता है। सबडक्शन ना होकर प्लेटें क्रम्बल कर जाएंगी, जिसकी वजह से एक हाई माउंटेन रेंज फॉर्म होगी और थोड़ा सा पार्ट इसका वो जमीन के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्केनोज एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो लावा होगा वो जमीन के अंदर ही रहने वाला है। वो फूट के वोल्केनोज बाहर तक नहीं आते, सरफेस तक नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर सबडक्शन जोन नहीं बनेगी। इसका कारण बस आपको यही याद रखना है कि भैया कॉन्टिनेंट के बीच में टकराव है तो यहाँ पर सबडक्शन नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है यूराशियन प्लेट के, इनके बीच में जो टकराव हुआ है सबडक्शन तो नहीं हो रहा उस लेवल का, लेकिन इंडियन प्लेट थोड़ा सा नीचे की तरफ घुसी हुई है यूराशियन प्लेट की, और इसी वजह से हमारा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये फॉर्म हुई है। और जो टिबेटन प्लेटू है ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है। टिबेटन प्लेटू की एवरेज हाइट कितनी है? 4500 मीटर। यूरोप के अंदर आपको जो कुछ मेजर माउंटेन सिस्टम मिलेंगे उनके बहुत सारे माउंटेन से ज्यादा ऊंचा है टिबेटन प्लेटू। ठीक है, हिमालयास बहुत ज्यादा हाइट तक जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की कितनी? 8848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है।
तो बहुत ज्यादा हाइट तक ये माउंटेन जाते हैं, तो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में टकराव होगा, उसकी वजह से हाई माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। और हिमालय के अंदर वल्केनिज्म क्यों एब्सेंट है, ज्वालामुखी वहां पर क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में यहाँ पर टकराव है। तो उस टकराव की वजह से सबडक्शन जोन नहीं बनेगी। सबडक्शन जोन कब बनेगी, जब दो टकराने वाली प्लेट में से एक प्लेट ओशियनिक प्लेट होगी। एक प्लेट जब ओशियनिक प्लेट होगी तो वहीं पर ही होगा सबडक्शन, वहीं पर होगा सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब क्या है, नीचे चले जाना जमीन के अंदर। सबडक्शन का मतलब है नीचे चले जाना, ठीक है। और जहां पर सबडक्शन होता है वहीं पर बनती हैं ट्रेंचेस। ट्रेंच क्या है, ट्रेंच है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ट्रेंच है हमारे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। और जहां पर सबडक्शन जोन है वहीं पर ही हमारे क्या बनते हैं, ज्वालामुखी, वहीं पर हमारे वोल्केनोस बनते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है कि भैया सबडक्शन जोन जहां होगी वहीं पर ट्रेंच बनेगी, सबडक्शन जोन जहां होगी वहीं पर वोल्केनोस बनेंगे, ठीक है। और सबडक्शन कब होगी, जब एक प्लेट, जिन प्लेटों के बीच में टकराव है उनमें से एक प्लेट हमारी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, उनमें से एक प्लेट एटलीस्ट हमारी ओशियनिक प्लेट हो। तो ये हमने पढ़ा कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। और इसी कारण से देखो, जो पैसिफिक की बाउंड्रीज हैं, जो पैसिफिक का ये जो लाल पोर्शन शो हुआ है, इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि पैसिफिक के अराउंड चारों तरफ आप देख सकते हो यहां पर सबडक्शन जोन है, जो नीले कलर से शो हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सभी क्या है, सबडक्शन जोन है। और जहां पर भी सबडक्शन जोन होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, वो दूसरी प्लेट के अंदर थोड़े से क्रैक्स पैदा कर देगी और जमीन से जो है मैग्मा ऊपर सरफेस तक आ जाएगा। तो यहाँ पर सबडक्शन जोन है, तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है और अर्थक्वेक भी जोन के अंदर आते रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो क्वेश्चन बनता है कि पैसिफिक की मार्जिन पर ही क्यों आपको वोल्केनोज मिलते हैं, इसको रिंग ऑफ फायर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि भैया इस पूरी रिंग के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, क्योंकि ओशन क्रस्ट यहाँ पे नीचे घुस रही है, या तो दूसरी ओशन क्रस्ट के नीचे या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंचेस बन रही है। तो मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा पोर्शन है पृथ्वी का, और मारियाना ट्रेंच का ही एक हिस्सा है जिसको हम चैलेंजर डीप बोलते हैं, और सबसे ज्यादा गहरा पोर्शन है चैलेंजर डीप। ये मारियाना ट्रेंच का ही एक पोर्शन है, 11 किलोमीटर तक ये गहरा है। फिर लास्ट है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो एटलांटिक ओशन था हमारा, एटलांटिक ओशन हमने देखा। इसके अंदर देखो, अटलांटिक ओशन हमारा कहाँ है, ये हमारा अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर हमारा साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, और बीच में है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के ठीक बीच में ये छोटा सा हिस्सा है हमारा आइसलैंड। तो आइसलैंड के बीचों बीच से जा रही है हमारी ये रप्चर जोन, ठीक है। यहाँ पे बनती है हमारी क्या, मिड ओशियनिक रिजेस। तो ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री, देखो एरो कैसे शो हुए बाहर की तरफ। तो यहाँ से प्लेट डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। पिछली क्लास का लेक्चर उठा के देख लेना, वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो दो प्लेट के बीच में, इनके प्लेट के बीच में नीचे से अगर कोई एक वीक जोन होगी तो यहां से मैग्मा, यहां से लावा जो है वो बाहर आ जाता है इन प्लेट्स को तोड़ता हुआ। तो यहां पर लावा बाहर आ जाएगा, ठीक है। लावा के बाहर आने की वजह से, और लावा समुद्र के पानी से जब मिलेगा तो ठंडा होकर यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक रिज बन जाएगी। रिज मतलब एक उठा हुआ पोर्शन, एक माउंटेन टाइप की चीज, उसको हम बोलते हैं रिज। तो किसी टाइम T1 पर अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, नीचे से मैग्मा बाहर आ गया एक वीक जोन से इस प्लेट की, ये प्लेट बीच से टूट गई, तो यहाँ पे एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। नीचे से लावा आ रहा है तो वो प्लेटों को साइड में धकेलेगा, ठीक है, वो इन प्लेट्स को साइड में धकेलेगा, क्योंकि नीचे से एक चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है।
और यहाँ पर लावा बाहर आकर जमा हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद देखो क्या होगा, ये जो लावा पहले निकला था ये साइड में थोड़ा सा मूव कर जाएगा, क्योंकि प्लेट भी साइड में मूव कर रही है, और यहां पर फिर नया लावा इरप्ट होके बाहर आ जाएगा टाइम T2 पर, और प्लेट्स हमारी साइडवेज मूव कर रही हैं। तो ये पोर्शन हमारा, ये जो दोनों पट्टियां बनी थी लावा की फॉर्म होने की वजह से, लावा बाहर आने की वजह से, ये एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्लेट एक दूसरे से मूव करती रहती हैं, इनके बीच में दूर मूव करती रहेंगी, नीचे से लावा आता रहेगा और वो जमता रहेगा। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर यहां पर नई क्रस्ट बनती है, नई क्रस्ट यहां पर बनेगी। कैसे बनेगी? नीचे से जो लावा आ रहा है, लावा कूल होके वो बना देगा क्रस्ट, लावा कूल होकर ये चट्टान बन जाता है, ये रॉक्स में बदल जाएगा और इससे नई क्रस्ट बन जाएगी। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे नई क्रस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, यहां पर नई क्रस्ट बनती है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखो, जो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री थी, एक क्रस्ट दूसरी के नीचे जा रही है और यहां पर ये डिस्ट्रॉय हो रही है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर जो हमारी क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर हमारी क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी, और वहीं पे डाइवर्जेंट बाउंड्री पे नई क्रस्ट बन रही है, लावा नीचे से बाहर आ रहा है, वो सॉलिडिफाई होकर नई ओशन क्रस्ट बना रहा है। और पिछली क्लास उठा के देखना, जब हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाया था, मिड ओशनिक रिजेस, मिड अटलांटिक रिज जब हमने पढ़ाया, तो वहां पर बताया था कि जो अटलांटिक की प्लेट है, ठीक है, जो अटलांटिक की प्लेट है, यहां पर जो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, किस रेट पर प्लेटें मूव कर रही हैं? 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव करती हैं, यानी कि 25 किलोमीटर मूव करने में इनको 1 मिलियन साल का समय लग जाएगा, 10 लाख साल का समय लग जाएगा 25 किलोमीटर तक मूव करने में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी जो अटलांटिक ओशन है ये बड़ा होता जा रहा है, किस रेट पर? 25 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा 1 मिलियन साल के अंदर, 10 लाख साल के अंदर ये 25 किलोमीटर इसका चौड़ीकरण हो रहा है। तो ये किस वजह से है? डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से। डाइवर्जेंट बाउंड्री पर क्या होता है? दो प्लेटें एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और डाइवर्जेंट बाउंड्री ये जमीन के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टूट के वो भी दूर हो सकती है, और ये समुद्र के अंदर भी हो सकता है, जिसकी वजह से मिड ओशनिक रिजेस बन जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये लैंड सरफेस पे कहां हमको देखने को मिलेगा? तो आइसलैंड में देखने को मिलेगा, आइसलैंड में देखने को मिलेगा। मेरे पास जूम करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको एटलस के अंदर जाके देखना है, या मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा। ये छोटा सा जो आइलैंड है ये है आइसलैंड, और ये आइसलैंड के बीच से पास हो रही है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री, आइसलैंड के बीच से पास हो रही है, तो वहां पर रिफ्टिंग हो रही है, यानी कि जमीन एक दूसरे से दूर जा रही है। तो आज से कुछ लाखों सालों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइसलैंड बीच में से टूट जाएगा, ठीक है, आइसलैंड बीच में से टूट जाएगा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल वो है हमारा रेड सी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, अगर आज से हम कुछ लाखों साल पहले चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा था जब सऊदी अरेबिया, आइस रेड सी के दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया और एक तरफ है हमारा अफ्रीका। सऊदी अरेबिया जुड़ा हुआ था अफ्रीका से, और यहां पर एक थी हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो प्रेजेंट हमें रेड सी दिखता है, यहां पर हमारी एक डाइवर्जेंट बाउंड्री थी, यानी कि जमीन यहां से एक दूसरे से सेपरेट होनी स्टार्ट हुई। समय के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अफ्रीका से सेपरेट हो गया है, और बीच में जो जगह बन गई, इस जगह को आकर ले लिया इंडियन ओशन ने, यहाँ पर पानी भर गया। तो रेड सी हमारा इसी रिफ्टिंग की वजह से बना है। तो आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री ये कॉन्टिनेंटल प्लेट पर भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बीच में से टूटना स्टार्ट कर सकती है, तो इसकी वजह से बन जाएंगी रिफ्ट वैलीज, ठीक है। इसकी वजह से अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट टूटेगी तो यहां पर रिफ्ट वैलीज बन जाएंगी। और इसका एक और एग्जांपल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम
वहां पर भी अफ्रीका बीच से थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे आज के टाइम में मडागास्कर आइलैंड अफ्रीका से सेपरेटेड है, ऐसे ही अफ्रीका का एक और पोर्शन अफ्रीका से टूट जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री अगर जमीन के ऊपर होगी तो वहां पर बन जाती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब जमीन पर एक गहरा पोर्शन, एक रिफ्ट वाला पोर्शन, जहां पर जमीन ऐसा लगता है कि फट रही है, तो जमीन के ऊपर बन जाएगी रिफ्ट वैली। और जब समुद्र के अंदर ये होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो नीचे से लावा बाहर आ जाता है और यहाँ पर बन जाती है मिड ओशियनिक रिजेस। यहाँ पर मिड ओशियनिक रिजेस बन जाती हैं। तो ये हमारा 3 टाइप का प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन, सॉरी अभी 2 टाइप का हुआ है, अभी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन हमारा रह गया। 2 तरह के इंटरेक्शन पढ़ लिए, 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ये 2 तरह के हमने देखे। तीसरा तरह का है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा, 2 प्लेटें साइडवेज मूव करेंगी, वेयर दी प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, वेयर दी प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर, वो होगी हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर अगर ये हमारी 2 प्लेट है, तो एक प्लेट अगर इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, तो ये होगी हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। द रिलेटिव मोशन ऑफ द प्लेट्स इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी प्लेट्स की। दे कैन अकर अंडर वाटर और ऑन द लैंड, ये पानी के अंदर भी हो सकती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और या फिर ये जमीन के ऊपर भी हो सकती है। और यहाँ पर ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी, ना ही क्रस्ट यहाँ पर नई क्रस्ट बनेगी। क्रस्ट कहां पर क्रिएट होती है, अभी बताया था डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्रस्ट क्रिएट होती है। डाइवर्जेंट जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। और डिस्ट्रॉय कहां पर होती है क्रस्ट, डिस्ट्रॉय होती है क्रस्ट यहां पर हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। जहां पर हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां पर क्रस्ट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट है, ना कुछ क्रिएट होगा, ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी, ना ही नई क्रस्ट बनेगी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। सैन एंड्रियाज फॉल्ट, फॉल्ट मतलब फॉल्ट होती है अ जोन ऑफ क्रैक। फॉल्ट का मतलब है पत्थर के बीच में कोई एक वीक जोन है। फॉल्ट को आप समझ सकते हैं, फॉल्ट या तो एक क्रैक है या फिर फॉल्ट एक वीक जोन है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट एक बहुत ही बड़ा क्रैक है, एक बहुत ही बड़ी वीक जोन है। और ये किसको सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट करता है पैसिफिक प्लेट को और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को। तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, पैसिफिक प्लेट की जो मूवमेंट है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है, और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये मूव कर रही है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों प्लेट के बीच में मूवमेंट कैसा है, इस तरह का। ठीक है, ये साइडवेज मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर है सैन एंड्रियास फॉल्ट, और इसी फॉल्ट की वजह से कैलिफोर्निया के अंदर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। आप खुद ही सोचो, जब 2 इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें यहाँ आपस में इनके बीच में टकराव होगा, तो इनके टकराव की वजह से, इनके आपस में घिसने की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पर जमीन हिलती है। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन, इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। और वापस से इसको देखो, यहाँ पर देखो हमारी पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एरो यहां पर देखो, ये मूव कर रही है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे को घिसती हुई ये प्लेटें मूव कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को घिसती हुई ये प्लेटें मूव कर रही हैं। और मूवमेंट की स्पीड क्या होती है यार, कुछ सेंटीमीटर होती है एक साल के अंदर, फ्यू सेंटीमीटर्स मूव करती हैं प्लेटें एक साल के अंदर। तो कोई बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए कम से कम अगर इंसान अपनी आंखों से देखना चाहता है, तो उसको करोड़ों साल और एटलीस्ट लाखों साल तो उसको जिंदा रहना पड़ेगा, ताकि वो एक एप्रिशिएबल चेंज देख सके इनके बीच में। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इधर बनी हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पर है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री, 2 ओशन प्लेट हमारी टकरा रही हैं, 2 ओशन प्लेट के बीच में टकराव है, एक सबडक्शन जोन भी यहाँ पर बनेगी, और कुछ आइलैंड बन जाएंगे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा टकराव है किस किस के बीच में, एक ओशियनिक प्लेट जिसका नाम है नाजका, और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में टकराव है, और इसकी वजह से
यहाँ पर एंडीज माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में टकराव। फिर एक टकराव हमने देखा कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराव कर रही है, जैसे यूराशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट। इनके टकराव की वजह से यहाँ पर बना हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ये पूरा हमने तीन तरह का हमने प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन पढ़ा। और एक चीज हमको समझ में आई कि पृथ्वी के ऊपर जो भी नई चीजें फॉर्म हो रही हैं, चाहे वो रिफ्ट वैली है या वो वोल्केनिक इरप्शन है या वो कोई भी माउंटेन सिस्टम है, ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? ये प्लेटों की बाउंड्री पर ही फॉर्म हो रहे हैं। ज्यादातर ये जितने भी प्रोसेस हैं ये प्लेटों की बाउंड्री पर ही हो रहे हैं। ठीक है, अर्थक्वेक भी इन्हीं प्लेट्स की बाउंड्री पर आते हैं। और इसी की वजह से हमने नाम दिया है जो पैसिफिक की मार्जिन है, इनको हमने बोला है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि पूरे पैसिफिक के मार्जिन पर यहाँ वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन होते हैं और यहीं पर मेजर अर्थक्वेक आते हैं, यहीं पर मेजर अर्थक्वेक आते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। अब इस सारी स्टडी के बाद हमारे पास एक चीज निकल कर आई। इस सारी स्टडी के बाद हमारे पास एक चीज निकल के आई है कि यार दो तरह की कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। कौन सी? कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप की मार्जिन। ठीक है, एक है हमारी एक्टिव मार्जिन और दूसरी है हमारी पैसिव मार्जिन। एक्टिव मार्जिन कौन सी है? जहां पे कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन पर प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। दोज कॉन्टिनेंटल एज, महाद्वीपों की जो एज है या महाद्वीप की जो भी मार्जिन है, वेयर दी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन इन द प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम हो रहा है, उनको हम एक्टिव मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर प्रेजेंट टाइम में हमारा प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रहा है वो सभी हमारी एक्टिव मार्जिन है। और एक्टिव मार्जिन को हम कैसे मार्क करेंगे? एक्टिव मार्जिन आर मार्क्ड बाय सबडक्शन जोन। और ये किस तरह की होंगी? जैसे कि पैसिफिक की बाउंड्रीज हैं, जैसे कि पैसिफिक की बाउंड्रीज हैं। एक बार फिर से यहां पर देखो, तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन कौन सी है? एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की मार्जिन को देखो। यहां पर इनकी मार्जिन पे हमारी सबडक्शन जोन है। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, चाहे हम एशिया की बात करें या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें, तो ये सारी की सारी मार्जिन एक्टिव है। यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिविटी हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में लाइव हो रही है। तो प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम में कॉन्टिनेंट्स की जो मार्जिन है, इन वाले कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन वो एक्टिव है। इनको हम बोल रहे हैं एक्टिव मार्जिन। ठीक है, एक्टिव मार्जिन को कैसे पहचानोगे? एक्टिव मार्जिन दे आर मार्क्ड बाय सबडक्शन जोन। फिर दूसरी हमारी पैसिव मार्जिन, दोज कॉन्टिनेंटल एजेस which in the present geological time do not show plate boundary interaction। आज के टाइम में जहां पर कोई भी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा, वो है हमारी पैसिव मार्जिन। जैसे कि मार्जिन ऑफ अटलांटिक ओशन। यहां पर देखो, अटलांटिक ओशन की मार्जिन क्या है? ये वाली, ये है अटलांटिक ओशन की मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन यही तो है ना, कॉन्टिनेंट की एज। कॉन्टिनेंट की एज को ही हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो यहां पर हमको कोई भी सबडक्शन जोन नहीं है। इस एरिया के अंदर कोई भी सबडक्शन जोन आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही इस एरिया के अंदर कोई भी टकराव हो रहा है। यानी कि जो प्लेट बाउंड्री है ये एक्टिव प्लेट बाउंड्री नहीं है। पिछले समय में ये बाउंड्री एक्टिव रही होगी, लेकिन आज के टाइम में ये प्लेट बाउंड्री एक्टिव नहीं है। और बीच से यहाँ है हमारा मिड ओशियनिक रिज। तो ये वाली यहाँ से तो मूवमेंट हो रही है साइडवेज, ठीक है, लेकिन इस पोर्शन पे कॉन्टिनेंट की मार्जिन पे यहाँ पे कोई भी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन नहीं है। ओके, तो पूरी की पूरी जो प्लेट है, जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो हम इस पूरी को कंसिडर करते हैं। इसलिए जब हमने प्लेट पढ़ाया था, यहाँ पर देखो जो हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री ध्यान से देखो। साउथ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री ये है, ठीक है, पूरा मिड ओशियनिक रिज तक जा रही है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो ये मार्जिन है, ये हमारी एक्टिव मार्जिन नहीं है आज के टाइम में। इसको हम बोलते हैं पैसिव मार्जिन। कॉन्टिनेंट की मार्जिन यही तो है, जो कॉन्टिनेंट की एज है उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके,
तो ये दो तरह की होती हैं, एक एक्टिव टाइप और पैसिव टाइप। पैसिव मार्जिन कौन सी होंगी? जो हमको पैसिफिक ओशन के एजिस पर देखने को मिलता है, दोनों अमेरिका मिला के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर से एशिया और जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है, तो ये सब है हमारी एक्टिव मार्जिन। बाकी पैसिव मार्जिन है जो अटलांटिक ओशन की बाउंड्रीज हैं अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के साथ, तो वो आज के टाइम में पैसिव है। वहां पर कोई भी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल इस मैप के थ्रू मैंने दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फाइनली हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अब अर्थक्वेक की बात करने से पहले आप एक चीज यहां पर देखो, सब जितनी भी रॉक स्ट्रक्चर्स हैं उसकी एक रप्चर स्ट्रेंथ होगी। सभी रॉक्स की अपनी एक रप्चर स्ट्रेंथ होती है। तो इसको किस तरीके से समझोगे? यार स्कूल के अंदर सबने एक काम तो किया होगा कि हमको स्केल, जो हम अपने पेंसिल बॉक्स में स्केल रख के लाते थे, उसको अगर आप मोड़ोगे तो वो एक लिमिट तक ही मुड़ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मोड़ दोगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब उसके अंदर रप्चर आ जाएगा। तो स्केल की जैसे एक रप्चर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेस को झेल सकता है एक लिमिट तक। आपने इतना मोड़ दिया ठीक है, थोड़ा और मोड़ दिया ठीक है, और ज्यादा मोड़ दोगे वो टूट जाएगा, यानी कि रप्चर हो जाएगा उसके अंदर। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि भैया सभी रॉक्स की अपनी एक रप्चर स्ट्रेंथ है। जैसे स्कूल में जो हम फीटी यूज करते थे, स्केल यूज करते थे, उसकी रप्चर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सेम ही हिसाब है रॉक्स का। जो भी रॉक्स हैं पृथ्वी के ऊपर, इनकी भी एक रप्चर स्ट्रेंथ होती है। इनके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाओगे, जैसे आपने फीटी के ऊपर, स्केल के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, जैसे आप पत्थरों के ऊपर कोई फोर्स लगाओगे या कोई स्ट्रेस उत्पन्न होता है उन पत्थरों के अंदर किसी भी कारण से, तो वो बेंड करते रहेंगे। जैसे हमारा फीटी बेंड कर रही थी, स्केल हमारा बेंड कर रहा था, तो वैसे ही ये भी हमारे बेंड करते रहेंगे, टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस को झेल सकती हैं। आपने कुछ फोर्स लगाई है, ये उसको झेलेंगी कुछ देर तक। अगर इनकी झेलने की कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लग गई, ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो भाई ये पत्थर ये टूट जाएंगे। तो ये बेंड करते रहेंगे जब तक रप्चर स्ट्रेंथ तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। They will continue to bend rather than break if the stress is less than the rupture strength. रप्चर स्ट्रेंथ से कम इनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, कम इनके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये बेंड करेंगी, ब्रेक नहीं करेंगी। लेकिन जब फोर्स या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो जो रॉक्स हैं ये टूट सकती हैं। रॉक्स कैन सडनली मूव अलोंग द जोन ऑफ रप्चर और वीकनेस, और इस जोन ऑफ वीकनेस को हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। अब फिर से इसको फीटी वाले एग्जांपल से समझो, स्केल के एग्जांपल से समझो। 15 सेंटीमीटर की जो हमारी स्केल होती है फीटी, उसको आप मोड़ोगे तो वो स्ट्रेस झेल सकता है। और ज्यादा मोड़ोगे और ज्यादा मुड़ जाएगा, लेकिन और ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा? एक झटके से, एकदम से आवाज आएगी कटक, ठीक है, वो एक झटके से टूटेगा। और आप सपोज करो ये आपका स्केल था, आपने इसको बेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने इसको बेंड करना स्टार्ट किया, तो ये दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा। तो जिस लाइन के अलोंग ये टूटा है उसको हम बोल रहे हैं फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ये क्या होगा? जोन ऑफ रप्चर या फिर जोन ऑफ वीकनेस, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। जहां से स्केल वो टूट जाएगा, यानी कि वहां पे एक जोन ऑफ वीकनेस थी, उसी को हम बोल रहे हैं फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट का मतलब यही है कि जहां पर कोई क्रैक है या वीकनेस है, उसी को हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। अब ये जो फॉल्ट प्लेन है, सच अ फॉल्ट प्लेन मे और मे नॉट हैव एग्जिस्टेड बिफोर द डिफॉर्मेशन। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्केल में पहले से एक क्रैक था, थोड़ा सा मोड़ा, वो टूट गया। फॉल्ट प्लेन या तो पहले से ही एग्जिस्ट करता हो, ये भी हो सकता है, या फिर फॉल्ट प्लेन आपने उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप किया, कोई फॉल्ट प्लेन नहीं था लेकिन बाद में वो टूट गया। तो फॉल्ट प्लेन मे और मे नॉट हैव एग्जिस्टेड बिफोर द डिफॉर्मेशन। तो ये जो सडन मूवमेंट होती है, जिससे झटके से वो फीटी टूटेगी, ऐसी झटके से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, जो रॉक सरफेस है, वो टूट जाती है। तो उनके मूव करने की वजह से द सडन मूवमेंट ऑफ द रॉक्स, इट स्नैप्स द रॉक्स ऑन ईच साइड ऑफ द फॉल्ट बैक इनटू देयर ओरिजिनल शेप। तो आपने स्केल को, आपने फोर्स लगा के मोड़ना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर थोड़ा कर्वेचर आएगा, और फाइनली अगर वो इस पॉइंट के अलोंग टूट गया, तो फिर से दो अलग अलग पोर्शन एकदम सीधे हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल शेप के अंदर वो फीटी आ जाएगी टूटने के बाद में। तो देखो, जब भी ऐसा होता है,
अब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। पृथ्वी के अंदर जो रॉक सरफेस है वहां पे स्ट्रेस बिल्ड होता रहेगा, और झटके से जब ये रॉक स्नैप करेंगे, टूटेंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। बात समझ में आई? तो अर्थक्वेक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी that has been stored that has been stored in the deformed rocks in the form of elastic energy। स्केल को जब आप मोड़ रहे थे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर रहती है, छोड़ दोगे तो झटके से वापस अपनी लोकेशन पे वापस आएगा, तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर रहती है। ऐसी पत्थरों के अंदर भी इलास्टिक एनर्जी है। तो अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी। तो ऐसे जब ये पत्थर स्नैप होके वापस अपनी लोकेशन पर आते हैं तो वो सारी की सारी इलास्टिक एनर्जी सराउंडिंग एरिया में रिलीज हो जाती है। ठीक है, सराउंडिंग एरिया में रिलीज हो जाती है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। ये एनर्जी सीस्मिक वेव्स की फॉर्म में रिलीज होगी और ये चारों डायरेक्शंस में रेडिएट करेगी, एंड इट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ रॉक मूवमेंट। यानी कि जहां पर पत्थर आपस में टूटे हैं तो वहां से ये एनर्जी चारों डायरेक्शन में मूव करेगी, और उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब सिंपल भाषा में अर्थक्वेक क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। क्यों हो रही है ये एनर्जी रिलीज? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पत्थर है, रॉक स्ट्रक्चर है, वो स्नैप कर गया। ठीक है, पत्थर कहीं से क्रैक हो गया, रॉक स्ट्रक्चर, उसके क्रैक होने की वजह से हमारे अर्थक्वेक आ गए। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? एक और देखो, एक हमारे साइंटिस्ट थे एच.एफ. रीड। एक हमारे साइंटिस्ट थे एच.एफ. रीड, नाम इंपॉर्टेंट है। 1906 के अंदर इन्होंने दिया इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस। क्या दिया? इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस। तो इन्होंने दिया इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस, और इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस के तहत इन्होंने क्या कहा कि भैया सपोज करो आपके पास कोई रॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास रॉक्स हैं पृथ्वी के अंदर, रॉक्स की कई सारी लेयर्स, और ये है हमारा एक कुछ जोन ऑफ वीकनेस। ठीक है, कोई क्रैक नहीं है, तो ये अनस्ट्रेन्ड पोजीशन है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है पत्थरों के ऊपर, कोई भी अभी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगी है। लेकिन सपोज करो आपने इसको, आपने नहीं, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हुए कि ये रॉक स्ट्रक्चर साइड से कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया। अब इसकी नई स्थिति देखो कैसी हो जाएगी। नई स्थिति इसकी हो जाएगी कुछ इस तरह की। यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन, एक स्ट्रेस डेवलप हो गया। यहाँ पे पत्थर टूटे नहीं, स्ट्रेस के कारण एक फोर्स लग रही है इन रॉक्स के ऊपर, तो ये डिफॉर्म हो गई, लेकिन टूटी नहीं है अभी। ठीक है, ये जो रॉक्स है डिफॉर्म हो गई और इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक एनर्जी। जैसे स्प्रिंग के अंदर होती है, जैसे फीटी के अंदर हो गई थी, तो आपने स्केल को मोड़ा था, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? इलास्टिक एनर्जी। इसी तरीके से इन पत्थरों के अंदर भी इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब फाइनल स्टेप देखो क्या होगा। ये जो जोन ऑफ वीकनेस थी, यहां से और ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो ये पत्थर टूट जाएंगे, और ये पत्थर टूट जाएंगे तो फाइनल पोजीशन देखो कैसी हो जाएगी। ये टूटने के बाद में वापस से ये जो रॉक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, एक पोर्शन ऊपर चला गया, एक पोर्शन नीचे हो गया, तो ये रॉक स्ट्रक्चर टूट गया और वापस से नॉर्मल शेप के अंदर, नॉर्मल शेप के अंदर जो रॉक स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल शेप के अंदर आ गया, भले ही वो टूट गया बीच में से। ठीक है, वीक जोन के अलोंग ये टूट गया। जैसे फीटी को मोड़ोगे, मुड़ जाएगी, जब टूट जाएगी तो दोनों शेप वापस से सीधी हो जाएंगी, उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहा। तो इन दोनों साइड में कोई भी स्ट्रेस अब नहीं है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर थी रॉक्स के अंदर, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम बोल रहे हैं अर्थक्वेक।
और किस तरीके से एनर्जी रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। तो यह है इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस अर्थक्वेक फॉर्मेशन का। और हमेशा याद रखना ये कैसा है? सडन मूवमेंट। अर्थक्वेक की डेफिनेशन जब भी लिखोगे तो ये शब्द जरूर लिखना होगा, सडन। ठीक है, एक झटके में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है फीटी के अंदर, तो एक झटके में ही वो टूटेगा, एक मोमेंट पे टूट जाएगा। सेम ही अर्थ के अंदर हो रहा है। रॉक्स के अंदर हो सकता है कि हजारों सालों से स्ट्रेस जमा हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, लेकिन जब भी अर्थक्वेक आएगा एक झटके में आएगा। और इसी कारण से आज भी हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अर्थक्वेक किस टाइम पे आएगा, कभी भी आ सकता है। कभी भी आप अर्थक्वेक का फोरकास्ट नहीं देखोगे कि आज से 4 दिन बाद भाई अर्थक्वेक आने वाला है, इस तरीके से कभी नहीं होगा। लेकिन अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, हिमालयाज के अंदर अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। आएगा तो हम उसको नोट कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कितनी नीचे ऐसी घटना हुई है जहां पर पत्थरों के बीच में, जहां पर एक फोल्ट बनता है और पत्थरों की मूवमेंट होती है, वो लोकेशन का भी हमें पता लग जाता है, लेकिन अर्थक्वेक होने के बाद में। इसी कारण की वजह से हम अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया फलानी डेट को अर्थक्वेक आने वाला है। जैसा हम साइक्लोन्स के लिए कर लेते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, एक साइक्लोन हमारा बन रहा है। ये चीज हम अर्थक्वेक के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो हमारी जो रॉक्स हैं ये एक झटके में टूट जाएंगे, सडन मूवमेंट यहां पर होगी। ठीक है, सडन मूवमेंट यहां पर होगी। ओके, तो ये था हमारा इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस, था हमारा इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस। अब यहां पर देखो, एच.एफ. फ्रीड का जो इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस है, इसके अंदर एक और एग्जांपल दिया गया है। ये एग्जांपल ध्यान से देखो। आपने अभी भी सैन एंड्रियास फॉल्ट को देखा। सैन एंड्रियास फॉल्ट को हम एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो, ये हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट। हमारी जो पैसिफिक प्लेट है ये मूव कर रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। किस जोन के अलोंग? यहाँ पर हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो इधर जो भी हमारा रॉक स्ट्रक्चर होगा, अगर देखो यहाँ पर कोई भी रॉक स्ट्रक्चर है इस फॉल्ट के अलोंग, तो उसका थोड़ा सा क्या हाल होगा वो देखते हैं एच.एफ. फ्रीड के हिसाब से। तो हमारे पास एक रॉक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। पैसिफिक प्लेट हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। रिलेटिव मोशन इस तरह का है। तो ये पत्थर के अंदर स्ट्रेस आएगा, ये डिफॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ये डिफॉर्म हो जाएगी, एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब क्या होगा? स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे ये एक जोन ऑफ स्ट्रेस है, एक फोल्ट यहाँ पर बन जाएगा, एक जोन ऑफ वीकनेस है। इसके अलोंग ये पत्थर टूट जाएंगे, इसके अलोंग जो रॉक स्ट्रक्चर है टूट जाएंगे, और वापस से ये अपनी नॉर्मल शेप में आ गए। जो रॉक स्ट्रक्चर है वो सीधा हो गया। तो ये है स्टार्टिंग कि अर्थक्वेक इस मूवमेंट पे उसका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचने में बच्चों पत्थर तो डिफॉर्म होते रहेंगे, धीरे धीरे प्लेटों की मूवमेंट हो रही है कुछ सेंटीमीटर, तो ये स्ट्रेस डेवलप होता रहेगा कई सौ सालों तक। और फिर एक झटके में ही ये जो रॉक स्ट्रक्चर है टूट जाएगा, सडन मूवमेंट होगी, और इसी से पैदा होते हैं अर्थक्वेक। जब ये रॉक स्ट्रक्चर टूटेगा उसी की वजह से क्या आएंगे? अर्थक्वेक आएंगे। और यह है इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस ऑफ एच.एफ. रीड। 1906 के अंदर इन्होंने ये इलास्टिक रिबाउंड हाइपोथेसिस दिया। ओके, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो अर्थक्वेक का टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, और 9 AM क्लास होगी, कल भी 9 AM पे क्लास होगी। और देखो, जो सीस्मिक वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सीस्मिक वेव्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सीस्मिक वेव्स आर दी पल्सेस ऑफ एनर्जी। Seismic waves are the pulses of energy released during the pulses of energy released during an earthquake.
ठीक है, सीस्मिक वेव्स क्या है? पल्स ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, उनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। और ये सीस्मिक वेव्स ही फिर ट्रेवल करती हैं अर्थ की बॉडी के अलोंग। ये अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करेंगी सीस्मिक वेव्स, और सीस्मिक वेव्स फिर दो तरह की हो जाएंगी। सीस्मिक वेव्स हमारी दो तरह की हो जाएंगी। एक वेव्स होंगी बॉडी वेव्स, एक वेव्स हमारी होंगी बॉडी वेव्स, और दूसरी वेव्स हमारी होंगी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होंगी? जो पृथ्वी के इंटीरियर में मूव करेंगी, पृथ्वी की बॉडी के अंदर मूव करेंगी, उनको हम बोलेंगे क्या? बॉडी वेव्स। अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो जो पृथ्वी की बॉडी में मूव कर रही है, पृथ्वी की बॉडी में जो मूव कर रही है, ये होगी हमारी बॉडी वेव्स। और जो पृथ्वी के सरफेस के अलोंग मूव कर रही है, सरफेस पर या फिर सरफेस के थोड़ा सा नीचे, उनको हम बोल रहे हैं सरफेस वेव्स। तो दो तरह की हमारी सीस्मिक वेव्स होंगी, एक बॉडी वेव्स और दूसरी सरफेस वेव्स। ठीक है, तो बॉडी वेव्स दे ट्रेवल थ्रू द सॉलिड बॉडी ऑफ द अर्थ, दे ट्रेवल थ्रू सॉलिड बॉडी ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में मूव करेंगी। और जो सरफेस वेव्स हैं, दे ट्रेवल अलोंग द ग्राउंड सरफेस, दे ट्रेवल अलोंग द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, या तो ग्राउंड सरफेस के अलोंग मूव करेंगी या फिर उसके जस्ट नीचे। ओके, या फिर जस्ट नीचे उसके मूव करेंगी। तो सरफेस वेव्स ये किसकी तरह है? सरफेस वेव्स हैं वाटर वेव्स की तरह। जैसे पानी की सतह पर जो वाटर वेव्स बनती हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो सीस्मिक सरफेस वेव्स होंगी, वो भी पानी पर बनने वाली वेव्स की तरह ही होंगी। जो पॉन्ड के अंदर और जो ओशन पे जो वेव्स बनती हैं, ठीक उसी तरीके से होंगी। ऐसे जो बॉडी वेव्स हैं, बॉडी वेव्स होती हैं हमारी थोड़ा थोड़ा साउंड वेव्स की तरह। ठीक है, बॉडी वेव्स हमारी होंगी थोड़ा थोड़ा साउंड वेव्स की तरह, जो इंटीरियर में मूव कर रही है। तो फिर बाद में देखो, बॉडी वेव्स को ही हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। बॉडी वेव्स भी हमारी दो तरह की हो जाएंगी, एक प्राइमरी बॉडी वेव्स और दूसरी हमारी हो जाएंगी सेकेंडरी बॉडी वेव्स। दूसरी हमारी हो जाएंगी सेकेंडरी वेव्स। इनको हम पी वेव्स और एस वेव्स भी बोलते हैं। ये हो जाएंगी हमारी पी वेव्स और ये हो जाएंगी हमारी एस वेव्स। और सरफेस वेव्स भी हमारी दो तरह की होंगी, आर वेव्स और एल वेव्स या फिर लव वेव्स। ठीक है, एल वेव्स। तो चार तरह की हमारे पास अब अर्थक्वेक वेव्स हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, आर वेव एंड लव वेव्स। आर वेव्स इज रेले वेव्स, आर वेव्स इज रेले वेव्स। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अर्थक्वेक का टॉपिक है, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप 9 AM ज्वाइन करिए क्लास के लिए। तो ठीक है, तो हमारे पास कितनी तरह की अर्थक्वेक वेव्स हैं? पी वेव, एस वेव, आर वेव एंड एल वेव। और जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे तेज कौन सी चलती है, सबसे धीरे कौन सी चलेगी, और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव की वजह से होता है? एपिसेंटर, हाइपोसेंटर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी की सारी चीजें होंगी। एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, तो उन दोनों पर ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर मैं पहले से कह रहा हूं कि डिफरेंस हमेशा ही क्रिएट करता है रिवीजन। डिफरेंस जो तैयारी में क्रिएट करेगा वो होगा रिवीजन। ठीक है, जिसका रिवीजन जितना ज्यादा पक्का, उसकी तैयारी उतनी अच्छी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, यार देखो सभी होशियार हैं,
जो बच्चे होशियार हैं वही हिम्मत भी करते हैं यूपीएससी की तैयारी करने की। आप क्लास देख रहे हो, मतलब आप डिजर्विंग हो, आप टैलेंटेड हो, लेकिन जो फर्क पैदा करेगा वो करेगा रिवीजन। किसका कितना पक्का रिवीजन है, कौन कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। यूपीएससी की तैयारी ये मांगती है डिसिप्लिन, और इसीलिए अनअकैडमी लेकर आया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पता है कि बच्चे थोड़ा ढिलाई बरत जाते हैं। एक बार ये सब्जेक्ट कर लिया, नोट्स बन गए, साइड में रख दिए, फिर मौज कर रहे हैं, रिवाइज नहीं किया, तो चीजें उड़ जाती हैं। जैसे पानी बन जाता है ना वाटर वेपर बन के, ऐसी चीजें भी दिमाग से उड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक डिसिप्लिन अप्रोच के लिए आपको एक पर्सनलाइज कोच, एक मेंटर दिया जाएगा, जिसका काम बेसिकली एक कोच का होगा। ठीक है, कोच आपको स्किल्स नहीं सिखाता है, वो आपकी कंडीशनिंग करता है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और जो भी लकूना होते हैं, जो भी खामियां होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इनको कंसिडर कर सकते हैं जब भी आपको पेपर देना है उस हिसाब से। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।